हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले लेक्चर में आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर नंबर फर्स्ट का 9 क्वेश्चन कवर कर चुके थे, ठीक है। और इस बार हम आगे के जो 18 क्वेश्चन बच्चे मतलब कि जो बचे हुए और मतलब जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्यूटर में दिक्कत होने के चलते सारे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है अब आपको प्रोजेक्टर पर सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और आप यहाँ से क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं और उसके बाद से हम एक एक करके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप अगर आप नए होंगे तो आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको जो नीट के पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको भी डिस्कस करके रखा गया है, ठीक है। साथ में आईआईटी जेईई के एडवांस का पेपर नंबर फर्स्ट का सॉल्व किया जा रहा है। अभी आपको पेपर नंबर सेकंड भी आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। मेंस के भी पेपर जो 2020 में हुए हैं वो भी सारे सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हाई स्कूल के भी जो साइंस के बच्चे हैं उन लोगों के भी लिए सारे वीडियो इसमें अवेलेबल है। बीएससी के बच्चे, 11 12 के बच्चे, सब किसी के लिए इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी का मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। बीएससी के बच्चों के लिए तो खास करके इतनी अच्छी सुविधा दी गई है कि आप नोट्स बना सकते हो, सारी नोट्स की फैसिलिटी इसमें दी गई है। इसलिए अगर आप नए होंगे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि नए बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को आसानी से पेपर सॉल्व कर सके, या अगर बीएससी के बच्चे हैं उन लोगों को भी फ़ायदा मिले, 9 10 के बच्चे हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। हर चूँकि फैसिलिटी इसमें इंग्लिश हिंदी सारी फैसिलिटी दी गई है ताकि आपको क्या होगा कि एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातें समझ में आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये सेक्शन नंबर सेकंड का क्वेश्चन शुरू हुआ है, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि FeCl4 हैज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हम FeCl4 की बात करें तो FeCl4 मतलब कि यहाँ पे जो FeCl4 माइनस है, यानी कि FeCl4 ये जो है माइनस चार्ज, ठीक है। तो जब FeCl4 माइनस चार्ज है इसका मतलब कि है यहाँ पर Fe3 प्लस और 4Cl माइनस। ये कहानी है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो 4s0 और 3d कितना होगा 4s0 और 3d 5 की कहानी। जब 4s0 3d5 होगा तो ऐसी स्थिति में ये जो होता है ये एक वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम करता है। कैसे काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड काम करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसी स्थिति में इसका जो जो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन जो निकल कर आती है वह जो है खास करके चूंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते जो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल कर लेकर आओगे तो ऐसे कहानी में जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि हाइड्रेशन में उसमें चेंजिंग आएगी और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री आप निकालोगे तो क्या होगा, बिल्कुल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। आपको एक चीज और भी सिखाई जाती है कि अब आप जब क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर एक सिंपल तरीका हम लोग बताते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स अगर अटैच्ड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स अटैच्ड होता है, तो ऐसे स्थिति में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है, जिसके चलते उनके बॉन्ड एंगल में जो होता है वेरिएशन हो जाता है और यही वजह होता है कि इसकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर ये कॉम्प्लेक्स के जगह पर FeCl4 के जगह पर अगर यहीं पर FeCl होता या FeH2O होता तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स होता, अगर दोनों में कोई भी कॉम्प्लेक्स होता तो इसका ज्योमेट्री जो होता है वो ट्राइगोनल होता है, सॉरी जिसका ज्योमेट्रिकल जो होता है वह ऐसी स्थिति में हमारे पास टेट्राहेड्रल ना होकर होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो हाइब्रिडेशन हमारे पास मिलेगा तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है और ज्योमेट्री चेंज होने के चलते तो आप इसके क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हो साथ में उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होती है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जब भी कॉम्प्लेक्स होगा उसका ज्योमेट्री जो होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। फिर दिया गया है कि कॉपर NH3 का होल स्क्वायर Cl2। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखिए तो स्ट्रक्चर ये बनता कैसे है, तो सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रल मेटल लिगेंड के पास यहाँ पर है क्या कहते हैं कोबाल्ट, ठीक है। और एक तरफ जो है हमारे पास दोनों तरफ NH3 है, मतलब यहाँ पर एक NH3 है, यहाँ पर जो है वह एक NH3 है, उसके साथ में क्या है एक EN लगा है,
ईएन के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, और साथ में क्या है हमारे पास दो क्लोरीन है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि हाइब्रिड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब जरा बताओ, एक बार ईएन ईएन होगा, एक बार ईएन ईएन होगा, एक बार सीएल सीएल होगा, और एक बार क्या होगा ईएन ईएन और क्या कहते हैं NH3 होगा। मतलब कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगा वो NH3 से एक बार ज्योमेट्री बनेगा, एक बनेगा सीएल सीएल से, और तीसरा बनेगा सीएल और NH3 से। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए? 3 आइसोमर हो गए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, पर हमारा बनाएंगे कितने इसमें? हम 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अतः यहाँ पे कितना आइसोमर, एक बनेगा जो होगा वह NH3 के थ्रू, एक जो होगा वह Cl और Cl के होगा, और एक जो होगा वह NH3 और Cl के चक्कर में होगा। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होगा वो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि FeCl4 है द हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हैज मोमेंट देन SuNH3। जरा सोचो कि ऐसे कंडीशन में चूंकि कोबाल्ट हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट जो होता है वो जनरली क्या होगा 406 3d6 में काम करेगा। जो कोबाल्ट होगा यहाँ पे वह जो होगा वो जनरली 406 3d6 में काम करेगा, और 3d6 में काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 होगा, और जैसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा तो ऐसी स्थिति में जो होगा वह क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगी वह जो कि FeCl4 यहाँ पे जैसे ही वो क्या करेगा, इसके जो टेट्राहेड्रल जब इसको मिल जाएगा ज्योमेट्री और इसके ऑक्टेट जब पूरे हो जाएंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि इनकी मैग्नेटिक स्पिन ओनली क्या हो जाएंगे, तुरंत से हाई हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सी नंबर भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी नंबर कह रहा है कि द कोबाल्ट आयन इज हैज द sp3d2। जी नहीं, देखिए ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कोबाल्ट के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम स्प्लिटिंग होने के कारण क्या होता है कि कोबाल्ट यहाँ से 2+ से कोबाल्ट क्या करता है, सीधा 3+ में जाने की टेंडेंसी रखता है। और जैसे कोबाल्ट 2+ से 3+ में जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन s में ना रहकर क्या करेगा, s पे जंप करके सीधा d में भाग जाएगा, और ऐसी स्थिति में इसकी हाइब्रिडेशन जो होगी वह D2sp3 होगी। क्या होगी, न कि sp3d2 जबकि D2sp3 होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब कि इसमें ऑप्शन जो है वो पहला सही है और उसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन सही है। बी दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और यहाँ पे जो तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कॉम्प्लीट होने के चलते क्या होगा, इसकी यूनिटी मूवमेंट जो होगी वह कम होगी। तो ऐसी स्थिति में बी और सी जो है गलत हो गया, ए और डी जो है वह सही हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विद द रेस्पेक्ट ऑफ द हाइपोक्लोरेट, उसके बाद दिया गया है परक्लोरेट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताएं बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका प्योर परफेक्ट क्वेश्चन जो है वह एनसीईआरटी का है। चैप्टर नंबर 8 निकालना, और चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी में ये स्पष्ट क्वेश्चन वहीं से उठाकर आपको पूरा का पूरा उठाकर क्या किया गया है, उठाकर डाल दिया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा तो निकालना एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और उसका जो एग्जाम्पल है प्रॉब्लम नंबर 8.5, ठीक है। ये 8.5 उसी के डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाकर डाल दिया गया है, ठीक है। आप वहां पे देखना, कहना कि यहाँ पे देखना कि किसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वहां पे जब देखोगे तो एक क्लोरेट आयन आपको दिया रहेगा। यहाँ पे 3 चीजें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, एक दिया गया हाइपोक्लोरेट। हाइपोक्लोरेट क्या होता है, HClO मतलब कि ClO-, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, हाइपोक्लोरेट, दूसरा दिया गया है क्लोरेट, यानी कि क्या चीज HClO4 यानी कि क्या हो जाएगा ClO4-, और तीसरा क्या दिया गया है परक्लोरेट। परक्लोरेट हमारे पास क्लोरेट सर सॉरी यहाँ पे हो गया HCl3 और ये हो गया आपका HClO4 यानी कि हो गया आपका ClO4-। ये तीनों कहानी दिया गया है। फिर दिया गया है कि द हाइपोक्लोरेट आयन इज द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। अब जरा बताओ ऐसी स्थिति में जब आप इसका एसिडिटी का ऑर्डर निकालते हो तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका होगा, HClO4 का, उसके बाद HClO3 का, फिर उसके बाद HClO2 का, फिर उसके बाद किसका HCl का। जब ऑर्डर निकालोगे इसका एसिडिटी का तो क्या होगा HClO4, फिर उसके बाद होगा HClO3, फिर उसके बाद होगा HClO2 और फिर लास्ट में क्या होता है HClO। ये है इसका एसिडिटी का ऑर्डर। अब इसी पर क्या करो, ऑप्शन ढूंढ लो,
कह रहा है कि हाइपोक्लोरेट जो होता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। हाइपोक्लोरेट जो होगा जिसका एसिडिटी सबसे ज्यादा हो कंजुगेट बेस के रूप में काम, तो ऐसी स्थिति में पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। कह रहा है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन। जाहिर सी बात है कि जो भी कहानी होती है, अब जरा सोचो ऐसी स्थिति में जब आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो उसकी कहानी क्या होगी। अब जरा सोचो, जैसे ही आप इसका थोड़ा सा अगर हम शेप की बात करें, जरा गौर से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे की परफेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको अगर देखें, अगर ClO माइनस है तो ClO माइनस के लिए ये आपका क्या है, ClO माइनस, इसका क्या शेप बनाओगे, कोई शेप तो इसका होगा नहीं, ठीक है। अगर यहां से ClO3 बनाओगे, ClO3 माइनस, तो इसका शेप बन सकता है, ये आपका क्लोरीन है, और ठीक है, और क्लोरीन के साथ में क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसका क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर होने के चलते क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये कहानी इसको करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। यही इस तरह से अगर हम ClO4 माइनस की बात करें, ठीक है, ClO4 माइनस की बात करेंगे तो ये क्लोरीन है, यहाँ से इसके पास लोन पेयर होगा, ये इसके पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो इसकी लोन पेयर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप स्ट्रक्चर निकालोगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हाइपोक्लोरेट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस के रूप में आसानी से काम करेगा। अब आपको हम इसका एक स्ट्रक्चर और बताते हैं जो हम एनसीईआरटी करें, हम आपको कुछ नहीं बता रहे, आपका जो एनसीईआरटी में जब आप चेक निकालना प्रॉब्लम नंबर 8.5, वहां तो देखोगे कि रिएक्शन दिया गया है कि 3ClO माइनस डायरेक्ट रिएक्शन है, जब ये टूटता है तो 2Cl माइनस बनाता है और साथ में ClO3 माइनस बनाता है, ठीक है। जहां पे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, +1 से जाता है तो यहाँ पर -1, और ये कितना, ये कितना पे जाता है, +5 पे काम करता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा रिएक्शन जो दिया गया है 4ClO3 जो है आसानी से क्या करता है, 4ClO3 जो टूटता है, ये टूटता है Cl माइनस में, और क्या करता है 3, जब Cl माइनस में टूटता है और यहाँ बनाता है 3ClO4 माइनस, ठीक है। आएगा समझ में। जब इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहाँ पे ये +5 पर, ये -1 पर है, यहाँ पे जो है वो कितने पे काम करता है, 4 दूनी 8 -1 सॉरी +7 पे काम करता है, ठीक है। अब समझो ऐसी स्थिति में जब आप देखोगे तो जरा बताओ, यहां से +1 से जो है कितने पर काम जा रहा है, +7 पर, ठीक है, और यहाँ पे +5 से लेकर +7 पे जा रहा है। अब जरा बताओ, कह रहा है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द क्लोरीन आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये क्या कर रहा है, जब इसके ऊपर जब लोन पेयर की अटैकिंग होगी तो लोन पेयर के अटैकिंग के चलते तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में लोन पेयर के चलते इसके स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। थर्ड कह रहा है कि द हाइपरक्लोरीन एंड क्लोरेट आयन डाइक्रोमेट गिव द राइज द आइडेंटिकल स्टेट ऑफ द आयन। जगह बताओ तो यहाँ +1 से +5 में जा रहा है और यहाँ +5 से +7 में जा रहा है, 1 से +5 में, ठीक है, 4 का अंतर, और यहाँ पे +5 से +7 में जा रहा है, यहाँ पे कितना 2 का अंतर है। तो ये बताओ दोनों आइडेंटिकल जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये जो है सी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि हाइपोक्लोरिक ऑक्सीडाइज इज द, क्या कहते हैं, सल्फोनिक आयन। जाहिर सी बात है कि जब भी हमारे पास हाइपोक्लोरिक आयन ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करता है, ये सल्फोनिक आयन बनाने का काम करता है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ठीक है। तो यहां से मिल गया कि हमारे पास क्या करता है, ये आसानी से सल्फोनेट आयन बनाने का काम करता है। कैसे बनाता है आपको हम बताएं, लास्ट अगर तीसरा देखें, लास्ट ऑप्शन की बात करें तो कैसे ये सल्फोनेट आयन बनाता है। अब जरा समझो, कह रहा है कि ये देखो, ये भी रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है कि OCl माइनस जो होता है, वो Cl माइनस जब SO3 माइनस के साथ 2 माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से बनता है Cl माइनस और SO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसका K की वैल्यू देखोगे तो K की वैल्यू करीब करीब आता है इसका 2.7 10⁻9, 2.7 × 10⁻9, ठीक है। और वहीं पर जब ऑक्सीजन यानी कि HCl HOCl जब I के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये आसानी से क्या देता है, HOI और Cl माइनस देता है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो होता है हाइपोक्लोराइट, एक क्लोराइड आयोडाइड क्लोराइड आयन देता है,
और क्या करता है, हाइपोक्लोराइड जो होता है वह आयोडाइन के साथ भी रिएक्शन करता है और सल्फोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है, तो आसानी से क्या करता है यहाँ पर सल्फेट आयन होता है। यानी कि ये भी आपका ये पता है प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर डाल दिया गया है। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन भी सही, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि जो आइडेंटिकल नहीं होता है वो +2 से सीधा कहाँ जाता है, +5 में, कहाँ 7 में जाता है। ठीक है, तो यहां से चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि क्यूबिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द एम एन कंटेन कैटायन एम है और एनाइन जो है एक्स है। कैटायन को कहा गया है एम है, मतलब कि इसको कहा गया एम है और इसको कहा गया एन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि शो द बिलो व्हाट द कंपाउंड ऑफ द एनाइन कंटेन द स्मॉलिक आयनिक रेडियस। सबसे बड़ा चीज देखो, एक अच्छा क्लू दे दिया कि जो है स्मॉल आयनिक रेडियस है। जहां कैटायन है वो कैटायन जो होगा हमेशा वॉइड के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, वॉइड के रूप में काम करेगा। ठीक, हम जल्दी ही सॉलिड स्टेट का लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, उसमें आपको इस चीज के बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। ठीक है, तो वॉइड के रूप में काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज क्या, NX। अब जरा सोचो, कह रहा है कि कैटायन है, ठीक है, और कैटायन जो है वो किस पर है, फेस सेंटर पर है। कैटायन कहाँ पे है, यार गौर से समझो, कैटायन जो है वो कहाँ पे, फेस सेंटर पे है। ये इसका फेस है और फेस से कहाँ पे, सेंटर पे है। तो कैटायन का जो है फेस सेंटर है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब हमारे पास होगा तो जरा समझो कि यहाँ पर कैटायन है, ठीक, फेस पर है, तो ऐसी स्थिति में उसका कितना हाफ पार्टिसिपेट करेगा। और जब उसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, हाफ काम करेगा, तो दोनों एक सरफेस पर आधा इस पर काम करेगा और दूसरे सरफेस पर क्या करेगा, आधा काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में कितना होगा, यहाँ आधा और यहाँ पर आधा, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, क्योंकि कैटायन जो है वह किस पर है, फेस पर है और हाफ पार्टिसिपेट करेगा। तो कितने हैं यहाँ पर, आधा इस तरफ से काम करेगा, यहाँ पर आधा काम करेगा, आधा यहाँ से काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू कितना 2 इक्वल टू कितना हो गया m1, तो m कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो फिर उसके बाद दिया गया है कि एनायन जो है वह, एनायन को देखोगे तो एनायन जो है वह एज सेंटर पर काम कर रहा है। कहाँ पे, एज सेंटर पर। जब एज सेंटर पर काम करता है तो कितना काम करेगा 1/4। एज सेंटर है तो एज सेंटर पे काम करेगा तो कितना 1/, ये है स्थिति, देखो ये है, इसको हम लोग करते हैं एज। ये हमारे पास जब एज सेंटर पे काम करेगा तो कितना काम करेगा 1/4, और 1/4 कितने की संख्या में है, तो एनायन जो है, एनायन एट एज सेंटर, कहाँ पे, एज सेंटर पर है, तो 1/4 और इंटू कितना 4 से 4 कटा कितना 1, तो n का कितना हो गया 1, n माना कि x माना, सॉरी इसको एनायन को x माना है, तो m का कितना 1 और x का कितना 1, कितना हो जाएगा mx। मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा mx, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैटायन m एंड एनायन h विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। जरा गौर से बताओ कि अगर दोनों की कॉम्प्लेक्स एक जैसी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक जैसा है, तो ऐसी स्थिति में ज्योमेट्रिकल डिफरेंस होने के, भाई जब साइज इतना स्मॉल होगा, जब साइज दोनों की काफी सेम होंगे, चार्ज दोनों पर सेम होगा। सबसे मजेदार बात आपको बताएं कि चार्ज दोनों पर क्या है, अब सेम है। जब चार्ज दोनों का सेम होगा तो ऐसी स्थिति में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह सेम होता है। ध्यान रखेंगे, जब भी चार्ज सेम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसको आप नोट करके लिख लो, व्हेन द चार्ज ऑफ द कैटायन एंड एनायन हैविंग सेम देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल ऑलवेज सेम। ठीक है, तो कैटायन और एनायन का चार्ज सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप आसानी से बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो हो गया क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरी कह रहा है कि द रेशियो ऑफ m एंड x बॉन्ड लेंथ एंड द क्यूबिक यूनिट सेल एज है द 0.086। अब जरा अब इसको देखना है क्योंकि ये डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। देखो हमको पहले यहां से चलना है, तो हम क्या करेंगे, एक जो है एक लाइन खींचेंगे यहां से, पहले यहां फिर उसके बाद यहां, और फिर इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मतलब हमारे पास एक कैटायन फिर दूसरा कैटायन एनायन, यहां से चले ये चले और ये मिला। ठीक है, अब हमको यही डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप जरा बताओ ऐसी स्थिति में जब कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। ठीक है, क्योंकि अब
कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास इसका 8 मिलेगा। अब जरा बताओ कि ऐसी स्थिति में mx की बॉन्ड लेंथ निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस कितना होगा? √3/2 इंटू कितना a, √3/a और इंटू कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा 1/2 तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a से a गया कितना हो जाएगा √3/2 1.732 अपॉन में 2 सॉल्व करोगे 0.866, जो कि यहाँ पर 0.866 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे तो समझ में आ गया। अब इसके बाद तो पहला ऑप्शन हमको सही मिल गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ आयनिक एरिया MON इज इक्वल टू क्या, M और अपॉन N इक्वल टू कितना 0.414। कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो रेशियो होगी वह कह रहा है कि 0.414 होगा। बताओ कैसे इन दोनों के बीच का रेशियो 4/4 होगा? ठीक है, 0.414 कब होगा? जब ऐसी स्थिति में जब दोनों अपने से अपोजिट में होते तब होता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो गया और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, चलिए 12 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जा रहे हैं सेक्शन नंबर 3 करने। देखो सेक्शन नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 6 क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। बेटा हम इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा है, हम कुछ क्वेश्चन का तो आंसर निकाल देंगे पर कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको छोड़ देंगे, आप उसको खुद करिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें ध्यान रखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें करने पर 4 नंबर आपको मिलेगा अगर करेक्ट आंसर लेकर आते हैं तो। अगर गलत करते हैं तो इसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, गलत होगा तो 0 नंबर बैठा दिया जाएगा। ये बड़ा पॉजिटिव चीज है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ml 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन द कोनिकल फ्लास्क इज ट्रिब्यूट अगेंस्ट द NaOH फ्रॉम द क्या चीज ब्यूटेरिक यूजिंग द फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर। अब जरा समझो, कह रहा है कि ये ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आपको बताते हैं कहाँ है, हम लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं। ठीक है, पर हम लोग के पास क्या होता है कि एनसीईआरटी किताब के साथ एनसीईआरटी अपना लैब मैनुअल देता है। ठीक है, एनसीईआरटी किताब के साथ में एनसीईआरटी जो होता है वो लैब मैनुअल देता है। ठीक है, जिसमें लैब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं। अब आपको बताएं कि लैब मैनुअल जब आप खोलोगे ना तो यूनिट नंबर 6 का पहला ही क्वेश्चन जो है ये दिया होगा। लैब मैनुअल निकालना, बुक एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना है, नेट पर मिल जाएगा, नहीं विश्वास है तो, और वहां पर लैब मैनुअल में जाना और लैब मैनुअल में देखोगे तो लैब यूनिट नंबर 6 का पहला ही क्वेश्चन जो है ये डाटा ही बिल्कुल मतलब आपको बताया, मतलब डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया पर ये पूरी की पूरी फीडिंग जो है सिमिलर दिया हुआ है। तो हम उठाकर वहीं से क्वेश्चन को डाल दिया गया। कहा कि जब ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है COOH जब 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो यही डर होता है कि सिर्फ यही से एक H रिलीज होगा कि दोनों H रिलीज होगा। ठीक है, तो आप देखना लैब मैनुअल में सीधा लिखा है COONA और COONA और यहाँ से कितना 2 मोल H2O निकला है, मतलब कि सीधा क्या किया 2 मोल यहाँ से H2O को रिलीज किया है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बन गया सोडियम ऑक्जिलेट बन गया। जब सोडियम ऑक्जिलेट बन गया तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू में n की जो वैल्यू निकालते हैं N1V1 = N2V2 पढ़े हो ना जब हम टाइट्रेशन सीखते हैं वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 2H प्लस निकला तो n की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। अब जैसे ही हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई, अब तो n की वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि जैसे ही आप ध्यान रखेंगे उसमें कहते हैं दूसरी क्वेश्चन हमारे पास दिमाग में आता है कि हम लोग वॉल्यूम कितना लें। ठीक है, तो वॉल्यूम लेने के लिए क्या करेंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर हम रिएक्शन को उस समय तक एक्सपेरिमेंट को उस समय तक करते हैं जब तक हमारी 3 वैल्यू एक बराबर ना आ जाए, 3 वैल्यू आपस में बराबर ना आ जाए। जरा देखो 9999 जो 3 वैल्यू बराबर होती है उसी वैल्यू को बाद में हम लोग क्या करते हैं फाइनल कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से V वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आ जाएगा 9 ml। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम मिल गया। एक की वॉल्यूम हमारे पास क्या है दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है। ठीक है,
और दूसरे की वॉल्यूम हमारे पास मिल गया, तो अब जरा बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ द मोलरिटी सीधे निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, लगा देंगे क्या, N1V1 कितने, N1V1 मोलरिटी, N1V1 N1 इज इक्वल टू M2V2 N2, ठीक है, M1V1 N1 इज इक्वल टू M2V2 N2, ठीक है। तो यहां से क्या कर लेना कि इसको वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेना। अब तुमको मोलरिटी दे दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है, N1 की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल निकाल लेना, ये निकल जाएगा M2V2 N2। अगर बताओ पूरे N की वैल्यू क्या हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो आप N की वैल्यू डायरेक्ट 2 रख लेना, तो यहां से क्या निकाल लेना, मोलरिटी निकल जाएगा। अब मोलरिटी निकल जाएगा तो आसानी से क्या कर लोगे, कंसंट्रेशन निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से कंसंट्रेशन निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.01, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। अब कैलकुलेशन बड़ा ट्रिक समझ लो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि पहली चीज आपको कंसेप्ट क्या रखना है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए आपको याद रखेंगे कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो 3 लगातार वैल्यू आएगा, वो 3 लगातार वैल्यू जो होगी उसमें से एक वैल्यू को आप, जो लगातार वैल्यू है वही आपका फाइनल जो मिलाया जा रहा है NaOH, उसकी वॉल्यूम के रूप में काम करेगा, ठीक है। आपका पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें से n निकालना होता है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, देखें कितना H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, H प्लस आयन जितना रिलीज होगा वो उसका n की संख्या होगा। तो आसानी से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर निकल गया, और यहाँ से क्या कर लेंगे आप, सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक कर लेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कर रहा है, आप गौर से देखो, है इस क्वेश्चन को बड़ी ट्रिकी बनाया गया है। आपको बताएं, ये क्वेश्चन जो है काफी ट्रिकी बनाया गया है, मतलब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की और खास करके आपकी ग्राफ की कितनी जानकारी है, इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से आपका एग्जाम लिया गया है। अब आपको हम बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जरा सोचो, ग्राफ को गौर से देखो, यहाँ पर 115 है और यहाँ पे मतलब कि जो लेवल आपको दिया गया है 100 से लेकर कितना 115 दिया गया है। कहा कि जब P से A के पास जा रहा है, कह रहा है कि कंसीडर अ रिएक्शन A टू B, A से जो है वह B पे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास K निकालोगे तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना A निकलेगा। अब देखो PA कितना है, कह रहा है कि एट द टेम्परेचर T द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन, ठीक है। A और B जो है 1000 पर कह रहा है कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर T पर सिस्टम जो है वो 2000 केल्विन जो है इंक्रीज करता है, ठीक। फिर कह रहा है कि अलाउ टू द रिएक्शन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ A वाज मेंटेन एट द 1 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना दिया गया है पूरे रिएक्शन के दौरान, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू 1 बार, ठीक है। फिर partial pressure of the A maintained at the 1 bar. Given below the plot partial pressure of B with time, what the ratio of this situation is 1000। अब जरा बताओ, जब हमारे पास ग्राफ में देखो A जो है 1 बार, तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना ले लेंगे हम, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू कितना 10 बार, ठीक है। अब देखो A मिल गया हमको, B मिल गया, क्योंकि ग्राफ में दिया गया ना पार्शियल प्रेशर ऑफ द B कहां शुरू हो रहा है, इनिशियल कितना है 10 बार है, ठीक है। अब बताओ 10 बार पे कितने केल्विन पर 10 बार है, 1000 केल्विन पर 10 बार है। तो ये बताओ कितना जा रहा है यहाँ पर, आप लोग पे जा रहा है तो करीब करीब 100 बार जब हो रहा है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे जब जा रहा है फिर उसका कांस्टेंट हो रहा है, तो 100 बार पर कांस्टेंट हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ B 100 बार हो रहा है, कब, जब इसका टेम्परेचर हो जा रहा है 1000 से बढ़कर कितना 2000 केल्विन। अब जरा समझो, 1000 से 2000 केल्विन होने पर इसकी टेम्परेचर क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास PA मिल गया 1 बार और P2 मिल गया कितना, यहां से PA मिल गया 1 बार, PB मिल गया 10 बार, ठीक है। अब समझो यहां पर हम लोग को क्या करना है, तो डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है। क्या नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, डेल्टा G0 नहीं कैलकुलेट कर पाओगे,
बताओ, कर लो। अब एक काम करना, डेल्टा जी नॉट दिखाना है कितने पर, डेल्टा जी नॉट 100 पर कितना होगा और डेल्टा जी नॉट कितना 2000 पर कितना होगा। कैलकुलेट क्या करना है कि डेल्टा जी नॉट एट 1000 अपॉन डेल्टा जी नॉट एट 2000 केल्विन। क्या हो गया यहाँ से, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना टेम्परेचर आर, कितना हमारे पास प्रेशर है पीवी, पीए अपॉन कितना पीवी, पार्शियल प्रेशर ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और इसमें क्या लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, और अपॉन में कितना लॉग L1 और RT। तो कितना हमारे पास दिया गया स्टार्टिंग में जो वैल्यू है 10 और नीचे कितना है 100। सॉल्व कर दो इसको। अब जरा बताओ पीए अपॉन पीवी की वैल्यू कितना हो जाएगा, पीए अपॉन पीवी ये कितना दिया गया है, एक दिया गया है आपका कितना टेम्परेचर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला सोचो, डाटा को गलत ना लें, यहाँ पे डाटा जो है वो गलत है। फॉर्मूला निकालते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन लॉग आर टी लॉग की इक्विलिब्रियम, ये होता है फॉर्मूला। तो डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा जी नॉट ये आपका 1000 पे और ये कितना 2000 पे, आर टी जो है माइनस आर टी की वैल्यू कितना है 1000 और नीचे माइनस आर टी की वैल्यू कितना 2000 लॉग के इक्विलिब्रियम, स्टार्टिंग में कितना हमारे पास है 10 है और बाद में घट बढ़ के कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है, आर से आर गया 3 जीरो से 3 जीरो गया, लॉग 10 की वैल्यू कितनी गिरती है 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2, यहाँ से कितना लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 की वैल्यू कितना 2, तो कितना हो गया 1 अपॉन 4 0.25 बार। ये आ गया आपका आंसर, कितना है 0.25 बार। क्या लग रहा है कि आईआईटी के क्वेश्चन है, वही एडवांस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को जो है काफी डिफिकल्ट नहीं बनाया गया है, क्वेश्चन जो है काफी आसान है, लेकिन बस इतना ही किया गया है कि क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि कैलकुलेट कंसीडर द 70%। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करेंगे, अब जरा सोचो कैसे क्वेश्चन होगा। ये चूंकि है क्वेश्चन को कई केमिस्ट्री को आपस में मिलाया गया है, ठीक है, इसमें कई केमिस्ट्री को आपस में मिला के तब इसको बनाया गया है। जरा देखो कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के पहले समझो कि क्वेश्चन का क्या है। किसी भी केमिस्ट्री को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उससे पहले ठीक से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को बड़ा देखकर डर नहीं जाते हैं कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को पहले देखो, देख के पहले उसको पढ़ो और पढ़ के फिर बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द 70% एफिशिएंसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 बार एट द 298 केल्विन, इट्स सेल रिएक्शन इज। आप जरा सोचो, क्वेश्चन का पार्ट तो दे दिया कि हाँ ये हमारे पास क्वेश्चन का एक पार्ट है और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और शायद आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन पहले छोटा दिख रहा है, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जरा समझो, कह रहे हैं कि सबसे पहले दिया गया है कि H2 गैस जो है 1/2 O2 गैस के साथ मिलता है, तो यहाँ H2O लिक्विड बनता है, पहले कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है वह कितने पे काम कर रहा है +2 पे काम कर रहा है। तो जीरो से +2 पे काम कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो हो गया वह आपका हो गया रिडक्शन, और जैसे ही यहाँ पर रिडक्शन होगा, अब रिडक्शन तो कहानी हो गई, ठीक है। मतलब कि जब भी हमारे पास रिएक्शन दे दिया है कि ऑक्सीजन 4 H इलेक्ट्रॉन से साथ मिलकर यहाँ H2O बनाता है, E0 की वैल्यू दे दिया गया, और H+2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ पर भी H0 की वैल्यू आपको दे दिया गया। अब सोचो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कर रहा है कि एक चीज और आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया है,
वो क्या दिया गया है कि कह रहा है कि जो भी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, कह रहा है कि इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। अब जरा सोचो, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर कह दिया, इसका मतलब कि डायरेक्टली क्यू जो होगा वो क्या कह दिया, जीरो। क्यू आपको जीरो बोल दिया। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारे पास आपको मैक्सिमम वर्क डन डेल्टा जी जो होगा, जो डेल्टा जी नॉट होगा, यही तो आपका मैक्सिमम वर्क डन होगा। जो डेल्टा जी नॉट होगा यही क्या होगा, आपका मैक्सिमम वर्क डन होगा। अब जो मैक्सिमम वर्क डन आएगा तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या, माइनस एन ई एफ, माइनस एन ई का एफ या ई नॉट एफ। एफ जो हमारे पास फैराडे कांस्टेंट, ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। एन जो है वो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो एन फैक्टर के रूप में काम करता है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, और ई नॉट निकालना है। तो जब आप इसका ई नॉट निकालोगे तो ई नॉट क्या आएगा, जरा सोचो, ई नॉट इक्वल टू क्या, ई वैल्यू किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ई कैथोड, और माइनस क्या, ई एनोड। अब जरा बताओ कैथोड की वैल्यू कितना दिया गया है, 1.23 और माइनस 0.0, तो ई नॉट की वैल्यू कितना आ गया, 1.23। और जैसे ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 23 आ गया, अब जरा बताओ ई नॉट हमको मिल गया, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, जी नॉट निकल जाएगा। अब सोचो इसके बाद जो फिर पूछोगे कि यहाँ पर अब इसके सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे। अब आपको पता है कि वर्क डन निकालना है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है। और डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, और डेल्टा यू जो होता हुआ एन, सी भी डेल्टा टी इक्वल टू क्या, डब्ल्यू। अब n जो है हमारे पास स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे n जो की वैल्यू कितना लेंगे, 1, ठीक है। अब यहाँ पे CV जो होता है वह कितने के बराबर होगा, CV इक्वल टू होगा 3/2R। अब जरा बताओ, डायरेक्ट अब अगर आप वॉल्यूम वैल्यू रखोगे और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर देख लो कितना दिया गया है। तो अब जरा बताओ कि 70% ऑक्सीजन हमारे पास वर्डन काम कर रहा है, चेंज ऑफ द व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, यही तो निकालना है। और W हमारे पास यहाँ से हम निकाल ही लेंगे, जो कि डेल्टा जी जो होता है वो W के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, W की बराबर होगी। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, W के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम W निकालो, W की वैल्यू यहाँ रखो, CV की वैल्यू 1/2R, R की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो R की वैल्यू रखो, N की वैल्यू हम निकाल दिए, CV की वैल्यू हम 3/2R ले लिए, डेल्टा T आपको निकालना है। डेल्टा T की वैल्यू क्या करोगे, क्या निकाल नहीं सकते हो, सॉरी, क्या डेल्टा T की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, डेल्टा T इक्वल टू कितना, भाई डेल्टा T इक्वल टू जब रखोगे तो कितना आएगा, W/NCV, और W की वैल्यू निकाल लोगे, N की वैल्यू CV की वैल्यू निकाल लोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी करीब करीब जो इसकी वैल्यू आती है वह 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 60 या 65 करीब करीब इसकी डाटा जो होगी, इसकी आंसर जो होगा वो 13.60 होगा, ठीक है। आप इसको कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सब कुछ हम दे ही दिए हैं, अब आपको क्या करना है, डाटा रखकर सॉल्व कर देना है, ठीक है। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। अब जरा आप गौर से इस क्वेश्चन को देखो और एक क्वेश्चन को पढ़ो एक बार कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, एल्युमिनियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन बेटा तो तुम लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे तब तो हो गया काम, ठीक है। फिर कह रहा है कि सबसे पहले एल्युमिनियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एल्युमिनियम जो है जब H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहां से बनाता है Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या बनाता है Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में क्या बनता है 3 हाइड्रोजन एटम, बैलेंस कर लो, ठीक है। 2 एल्युमिनियम हो गया, H2SO4 2 3 6, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस, ठीक।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, तो अभी बताओ सबसे पहले आप निकालो कि नंबर ऑफ मोल कितना है। ठीक है, तो ये बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना, 27 गुना 54 होता है, 27 होता है इसका वेट, कितना ग्राम दिया गया है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द लीटर, ध्यान रखेंगे डाटा किसमें निकालना है, लीटर प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कितना 5.4 अपॉन 20, 27 गुना 54 कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, 27 गुना 54 कितना 0.2, सॉरी 0.2 नहीं बल्कि 0.2। ठीक है, अब जब इसके बाद कह रहा है कि 0.2 हमारे पास निकल गया, फिर उसके बाद कह रहा है जैसे यहां पर आप निकाल देंगे, अब बताओ इसके बाद कह रहा है कि इसकी मोलरिटी दिया गया है, कितना दिया गया है 50 ml ऑफ द 5 मोलर, कंसंट्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू क्या है 5 मोलरिटी है, कितना गया 50 ml, तो 50 और ml को किस में कन्वर्ट करो, लीटर में, क्योंकि आंसर किसमें मांग रहा है लीटर में, तो कितना गुणा करोगे 1000, 2 जीरो से 2 1 जीरो से सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 एकम 5, 20 25 100, 5 एकम 5, 5 चौका 100, 1/4 1.25, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जरा बताओ कह रहा है कितना हमारे पास 1.24। अब ये जो हमारे पास होगा, आप सोचो कि ये जो डाटा आ रहा है कितना, मतलब कि हमारे पास 0.25 मोल जो है वह एल्युमिनियम का है, और 0.25 जो है वह किसका आ रहा है, हाइड्रोजन एटम का आ रहा है। यहां से निकाल ले, तब यहां पर क्या करेगा, ये हमारे पास 0.25 ml जो है वह एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। जब लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू क्या 0.25, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वी इक्वल टू क्या एनआरटी अपॉन में कितना पी, एन की वैल्यू कितना 0.25, आर की वैल्यू जो है आपको पता दिया गया है 0.082, कितना दिया गया 0.082, 0.08, थोड़ा सा इधर कर देना इसको, दिख रहा है ना 0.082। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर आपका दिया गया 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू कितना दिया गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्व कर लो यार, अब इसको भी नहीं सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू करीब करीब आएगा 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 6.20 के करीब करीब इसकी वैल्यू आएगी, ये इसका आपका आंसर है। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या करोगे, लिमिटिंग फैक्टर देख लो, फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी को लगा दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डिफिकल्ट लग रहा है? काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? हमें तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। चल इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है आप एक बार पढ़ लो, शायद आपको दिख नहीं रहा है पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 पूरा पढ़ लो, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यूरेनियम 92 सोचो, यूरेनियम 92 जब ये ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होने के बाद पीवी 86 और कितना 86 और 206 बना रहा है। अब इसमें अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स निकालो, तो अल्फा कितना आएगा 8 गुण 16 नहीं, 8 अल्फा और 6 क्या आएगा बीटा आएगा। ठीक है, अब बता एक पार्टिकल्स जो है वो 8 बीटा दे 8 अल्फा दे रहा है, कितना एक पार्टिकल्स जो है एक पार्टिकल्स कितना 8 अल्फा दे रहा है। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि अब तो कितना वेट हो जाएगा, एक पार्टिकल्स जो है वो 8 बीटा दे रहा है, तो जरा बताओ पहले तो इसका वेट निकालो। कह रहा है कि a rock initially contained 68 into 10 to the power 6, नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो 68 into 10 to the power -6 अपॉन में कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 238 ग्राम, ये आ गया नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो नंबर ऑफ
मोल निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो 68 इंटू 10⁻⁻6 238 इंटू Na एवोगाड्रो संख्या से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां आ गया, इसका एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद देखो, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इमीडिएट रेडिएशन डीके 3 हाफ लाइफ टाइम। अब जरा समझो, 3 हाफ लाइफ टाइम, 1/2 1/4 और 1 बाई कितना 8, ये है आपका 3 लाइफ टाइम यानी कि 1/8। ठीक है, तो 8 पार्टिकल्स के लिए कितना होगा भाई, 8 पार्टिकल्स के लिए तो 1/8 जो है, तो 8 पार्टिकल्स के लिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 8 पार्टिकल्स के लिए निकालेंगे बेटे। ठीक है, तो 8 पार्टिकल्स का कितना होगा उसका, और साथ में कितना है, तो इसको आप क्या करोगे कि 8 पार्टिकल्स के लिए कितना 8, फिर उसके बाद से कितना 68 जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, 68 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 238। ठीक है, उसके बाद कितना एवोगाड्रो संख्या Na, और साथ में कितना हमारे पास पार्टिकल की संख्या 8। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना पार्टिकल्स होगा 1/8 यानी कि 7/8। ठीक है, क्योंकि क्यों 8 माइनस 1/8 इजिकल टू कितना है, सॉरी जब हमारे पास 1/8 निकल गया तो कितना बच गया 7/8। तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारे पास आएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा, और इसका करीब करीब आंसर आएगा 1.9 के करीब इसका, या 1.20 के करीब में, या सॉरी 1.19 या 1.20 के करीब में इसका आंसर आएगा। Na की वैल्यू रख देना, एवोगाड्रो संख्या की वैल्यू 6.02 10⁻23। ठीक है, यहां से वैल्यू आपका आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 17। बोर्ड दिख रहा है पूरा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किए, सबसे पहले आप पार्टिकल्स के निकालो, कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आने के बाद नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल में पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, वही जो आएगा डाटा आपका क्या होगा, वो आपका आंसर। ठीक, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अगर एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, एक रिएक्शन दिया गया है और उस रिएक्शन में आपको निकालना है कितने, इसमें क्या निकालना है कि आयनिक कंपाउंड है Q कंपाउंड P। फिर इसके बाद क्वेश्चन का कुछ पार्ट छूटा है तो बताना है कि इसमें, एक मिनट रुकिए, कुछ नीचे पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 18 के नीचे जब कंपाउंड दिया गया है Q, P द आयनिक इंटरमीडिएट है। अब आपको बताना है कि Q इज द कलर कंपाउंड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप जरा समझो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। P हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जैसा बॉन्ड है उसी तरह के दिखा है। यहाँ पे दिया गया है फिनाइल, ठीक है, बैड फिनाइल की तरह C6H5, यहाँ पे दिया गया है CO2 CH3, यहाँ पे दिया गया है एक फिनाइल, और यहाँ पे भी दिया गया है फिनाइल। ठीक है, जब यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब जरा सोचो, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक, हम इस फिनाइल का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो H होगा वो H क्या करेगा, जाकर वहां पर यहाँ से इनको रिलीज करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद उनको क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और जैसे उसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक फिनाइल, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा CO2, जो कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से CH3 और H2O यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, तो सॉरी CH3 और यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, CHO बना लेगा, क्या बनेगा, यहाँ से निकलकर ये CH3 CHO बना लेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा एक, या इसका एक और सिंपल तरीका होता है बनाने का,
CH3CHO रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे जो होगा ये एक कार्बन यहाँ, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके साथ अटैच्ड होगा, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये इसके साथ कार्बन मॉलिक्यूल जो होंगे वो अटैच्ड हो जाएंगे। अब अटैच कैसे होंगे समझो, पूरे स्ट्रक्चर फिर समझो। ये हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर आकर अटैक करेगा तो ऐसे स्थिति में ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर इनके साथ आकर अटैक करेगा, सही अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा यहाँ से CH3CHO का हो गया, बाहर निकल गया, CH3CHO बाहर निकलेगा तो ये आकर इसके साथ अटैक होगा, तो ये आपका पहले तो मिल गया हमको फिनॉल। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो था ये भी आपका फिनॉल हो गया। अब यहाँ इनके साथ ये मिलेगा तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर और क्या हो गया, इनके साथ ये आपका जुड़ गया, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर एक ऑलरेडी फिनॉल आपका है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, एक फिनॉल। अब देख लो समझ में आया क्या हुआ, जहां से हाइड्रोजन जो होगा इसके पास, आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वह आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर आकर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, इस H को लेकर यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके साथ आकर अटैच्ड हो जाएगा, ये इसके साथ आकर अटैच्ड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर 5 रिंग का क्या कर गया, कार्बन बन गया, 1 2 3 4 5 रिंग का कार्बन बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी बचा हुआ है, बाकी फिनॉल आपका जो है अब निकाल लो। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ जो हमारे पास पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड के लिए 1 यूज करते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स को, और जो हमारे पास बेंजीन रिंग होगा उसके लिए 1, और एक पाई बॉन्ड के लिए 1। अब जरा बताओ, फिनॉल में 1 रिंग है तो 1 और 3 डबल बॉन्ड है तो 3, तो टोटल कितना हो गया 4। एक फिनॉल में 4 नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। दूसरे फिनॉल में कितना 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 6 कार्बन का चेन, तो 4, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 4। समझ में आ रहा है कैसे हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक डबल बॉन्ड के, एक पाई बॉन्ड के लिए 1, और एक रिंग के लिए 1, रिंग के लिए 1, पाई बॉन्ड के लिए 1, तो कितने इसमें पाई बॉन्ड है 3 है, तो 3 और एक रिंग कितना 4, तो एक फिनॉल में कितना हो गया 4, इस रिंग है तो 1 और डबल बॉन्ड के लिए 1, ठीक है। तो कितना 4 4 8 4 12 4 16 1 17 और 1 18, कितना हो जाएंगे 18 अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है पेपर फर्स्ट सॉल्व हो गया। आप उसको देखोगे, फर्स्ट पेपर भी हम सॉल्व किए, सेकंड टोटल आपका फर्स्ट पेपर हो गया। हम कोशिश करेंगे कि सेकंड पेपर को भी जल्दी से सॉल्व करके अपलोड करें, ठीक है। चलिए, अगर आप नए होंगे, आपको कुछ अगर सजेशन देना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपका लगा, ठीक है। चलिए इतना ही, थैंक यू सो मच।